Dear students, good morning to all of you. आज हम नीट स्टूडेंट्स के लिए वेक्टर के बारे में समझेंगे। नीट के स्टूडेंट्स के लिए वेक्टर थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक हो जाता है। जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे इसके बारे में क्लास 11th में थोड़ा सा पढ़े हैं, उसके बाद फिर उन्होंने इसको टच नहीं किया है। लेकिन आगे जो एग्ज़ाम उनको देना है नीट या और भी जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए वेक्टर की जानकारी, वेक्टर में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर के बिना फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते। हमने क्वांटिटीज़ को कुछ कैटेगरी में बांटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ कैटेगरी में बांट रखा है। उसमें से एक है स्केलर, जानते हैं आप, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, उनको हम कहते हैं स्केलर। दूसरे होते हैं वेक्टर, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना ही जरूरी नहीं है। ये तो करंट के पास भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं है, फिर भी वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ ही वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करना चाहिए कि जो वेक्टर्स को हम जिस प्रकार से आपस में जोड़ते हैं उसी तरीके से वो आपस में जुड़ने चाहिए, तब हम उनको कहते हैं ये वेक्टर है। देन द क्वांटिटीज विल बी द वेक्टर क्वांटिटीज। और तीसरे तरह के क्वांटिटीज होते हैं जो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में उनकी वैल्यू अलग अलग आ जाती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो एक रिंग का निकाल रहे हो तो एक्सिस के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, किसी और एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि टेंजेंट वगैरह के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाता है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके पास कोई सर्टेन डायरेक्शन तो नहीं, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में उनकी वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर, स्ट्रेस इज ए टेंसर। तो ये तीन तरह की क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो उनमें से हम यहाँ पर वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और जो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करते हों, हम उनको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर के तमाम एग्जाम्पल आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन भी है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करते हैं। अब एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मालूम ही है कि एक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन एंड एन एरो साइन। कि मान हमारे पास एक फोर्स है 100 न्यूटन का अलोंग ईस्ट, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अब आपको मालूम है कि डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम ईस्ट की तरफ 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने वाले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब 100 सेंटीमीटर की लाइन तो आप नहीं बना पाएंगे, आपकी कॉपी में उतना स्पेस ही नहीं है। तो हम एक स्केल बना लेते हैं, क्या कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 न्यूटन। कोई भी एक स्केल, एक सुटेबल स्केल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 न्यूटन, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 20 न्यूटन फोर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे।
तो हमारे पास 100 न्यूटन है, तो कितनी सेंटीमीटर लाइन आपको खींचना पड़ेगा? यस, 5 सेंटीमीटर। तो आप एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए और इस पर एरो का साइन लगाइए। जिस तरफ ये वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ओरिजिन हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट। तो ये जो ओपी लाइन है और ये एरो का साइन है, ये आपके इस वेक्टर को जो 100 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर ओपी, अब इसमें भी एरो का साइन लगाते हैं, कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की तरफ। ये हमेशा ऐसे ही लगेगा। कोई वेक्टर ऐसा आ रहा है, कोई वेक्टर ऐसा आ रहा है, ये भी, तो आप इस वेक्टर को जब आप लिखते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को पहले लिखेंगे, फिनिशिंग पॉइंट को बाद में लिखेंगे, और एरो का साइन स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट की तरफ लगाएंगे, तो ये आपका वेक्टर हो जाता है। तो ये जो वेक्टर ओपी है, इट रिप्रेजेंट्स द 100 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट। और वो तो हर कोई देख लेगा कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, हर कोई इसका लेंथ नाप लेगा, तो 5 सेंटीमीटर। और फिर आपने क्या स्केल लिया है उसको यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर नापेगा, 5 सेंटीमीटर 100 न्यूटन समझ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ए लाइन एंड एन एरो। और इसके साथ में एक स्केल होगा, जो आपने स्केल एज्यूम किया वो स्केल भी आपको लिखना होगा, ताकि सामने वाला मेजर करके उसको समझ सके कि कितना है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है। अब हमने वेक्टर को भी कुछ कैटेगरी में बांट रखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पहले हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, हम उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, ऐसे वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। दूसरा है अपोजिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, एक राइट की तरफ लग रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हैं, वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। नेगेटिव वेक्टर, मान लो एक वेक्टर इस तरफ है R, एक वेक्टर इस तरफ है S, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डायरेक्शन में, कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू -S और S इज इक्वल टू -R, यानी S R का निगेटिव वेक्टर है या R S का निगेटिव वेक्टर है, तो निगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। थर्ड, यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, हम उनको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं भाई? द साइन ऑफ कैप। आर कैप का मतलब है आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। कैसे मिलेगा? वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आपने एरो का साइन हटा दिया तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द वेक्टर आर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। तीन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है हमारे लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने इन तीनों डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं। तो यूनिट वेक्टर along x axis,
given by I unit vector along y axis given by j and unit vector along z axis is given by k. तो कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए r इज इक्वल टू 10i। क्या मतलब हुआ कि एक वेक्टर r है जो x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में लगा हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है। ये i जो है ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, केवल डायरेक्शन, और इसके सामने जो भी नंबर होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ लिखा, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर का यूज आप वेक्टर में बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगला है नल वेक्टर, आई थिंक दिस वाज फोर्थ। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। और यदि मैग्नीट्यूड 0 है यानी वो पॉइंट साइज का है तो उसके कोई डायरेक्शन नहीं होगा, यानी डायरेक्शन उसकी अनडिटरमाइंड, किस डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। नल वेक्टर की डायरेक्शन अनडिटरमाइंड होता है और मैग्नीट्यूड 0 होता है। कैसे होगा? एक वेक्टर r प्लस उसी का नेगेटिव वेक्टर बराबर हो गया 0 वेक्टर, दोनों का सम। तो किसी भी वेक्टर में उसके नेगेटिव वेक्टर का यदि हम सम निकालें तो रिजल्ट होता है 0। लेकिन वेक्टर का सम एक वेक्टर ही होता है, इसलिए हमने इसको वेक्टर माना है और इसीलिए नल वेक्टर की जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का डिफरेंस ये हमेशा वेक्टर ही होते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर 0 वेक्टर लेके रखा है। इसको हम कहते हैं नल वेक्टर। तो नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो हम उन्हें कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। जैसे एक वेक्टर ये हुआ a, एक वेक्टर ये हुआ b, ये वेक्टर कहाँ है तो इस बोर्ड में, ये वेक्टर कहाँ है तो इसी बोर्ड के प्लेन में, तो दोनों क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है। और लास्ट में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है जिसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए कि XY प्लेन में कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P को ओरिजिन O से मिलाइए, जो वेक्टर आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यानी किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q तो हो जाएगा OQ। यानी जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ R यानी OR, ठीक है। तो मान लीजिए कि Q पॉइंट यहाँ था तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का रूल लगा लीजिए, तो देखिए क्या मिल रहा है, OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। OP प्लस PQ कहाँ से स्टार्ट हुआ, O से, कहाँ पर जाकर आपने फिनिश किया Q पर, दोनों को ज्वाइन करो तो इन दोनों वेक्टर का सम इस तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। ये वेक्टर एडिशन का रूल है। तो PQ बराबर हो गया OQ माइनस OP। तो PQ वेक्टर आपको अगर लिखना हो तो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में आप किसी भी वेक्टर
को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वह है वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स। तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। याद कीजिए रखना कि डिवीजन नहीं होता। क्या क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो पहले लेते हैं एडिशन, यानी कि जोड़ना। इसे जोड़ने के, एडिशन के दो रूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो उन्हीं का हम ज़्यादातर यूज करते हैं। एक तो है ट्रायंगल रूल और दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लेते हैं क्या करके, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल की हेल्प से एडिशन करना। तो मान लीजिए हमको दो वेक्टर नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दोनों का सम निकालना है, ए और बी का। तो क्या करो, ए के बराबर एक वेक्टर बनाओ। ये बना दिया, मान लो ओ ए किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर। फिर बी के बराबर, जहाँ पर ये फिनिश हुआ वहाँ से बी के बराबर एक वेक्टर बनाओ, बी के इक्वल वेक्टर बनाओ। तो मैंने बी का इक्वल वेक्टर बना दिया, ये बी का इक्वल वेक्टर हुआ, ठीक है। जहाँ से फर्स्ट वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, वहीं से। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए, by two sides of a triangle, then their sum will be given by the third side of the same triangle. तो जो थर्ड साइड है ये दोनों के सम के बराबर होगा, न केवल मैग्नीट्यूड में, इन डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन भी यही मिलने वाली है, इसी डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और वो इतना बड़ा होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। सो इन दिस वे यू कैन सम एनी टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर के सम के लिए सुटेबल है। तो अगला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, जिन दो वेक्टर का सम निकालना है उन्हें एक ही पॉइंट से ड्रॉ करोगे। मान लीजिए कि ये दो वेक्टर हमको जोड़ने हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों का सम निकालना है। तो क्या करें, पहले तो वेक्टर ए बनाएं। चलिए मैंने वेक्टर ए बना दिया, ये वेक्टर ए के बराबर है। और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट से बी को बनाओ। दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से बनने चाहिए। ये मैंने बना दिया वेक्टर बी। अब इन दोनों को एक पैरेललोग्राम के दो साइड मानते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। तो आपको पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट करना है, यानी इसके पैरेलल एक लाइन इधर और इसके पैरेलल एक लाइन इस तरफ बनाओगे। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल? जो दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर के जा रहा है, जो दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर के जो डायगोनल जा रहा है, ये होगा आपका इन दोनों वेक्टर का सम। इन दोनों वेक्टर का सम इस तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होगा। तो वेक्टर सी विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मान लीजिए कि ये तो ए के बराबर होगा। मान लीजिए कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो हम सी की मैग्नीट्यूड यहाँ से देते हैं। जो सी है इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल।
हमें ए दिया है, हमें बी दिया है, हमें दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो सीधा फॉर्मूले में रखना है, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। और जो फार्मूला मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने का, जो फार्मूला मेथड होता है वो बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ हमको फार्मूला मेथड मिल जाता है, सीधा फार्मूला में रखना है और वैल्यू निकल आएगी। ये ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़, जैसे कि ये पैरेललोग्राम जो बना उसी में दोनों ठीक से पैरेलल नहीं बन पाए मुझसे, आपसे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और तब इसकी लेंथ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो जो ग्राफिकल मेथड है उसमें प्रॉब्लम है, और इसलिए ग्राफिकल मेथड को हम उतना अच्छा नहीं मानते, फॉर्मूला मेथड अच्छा है। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब ये किस डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन में हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ए से उसका एंगल कितना है ये निकाल लेते हैं। एंगल मिल गया तो ए से भाई 30 डिग्री पर है, ए से 40 डिग्री पर, जितना पर भी होगा तो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद रखना कि यह जो अल्फा है वो ए से बनने वाला एंगल है, किसका? रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट सी जो है वो ए के साथ यदि अल्फा एंगल बना रहा है तो फॉर्मूला इस तरह से होगा। ए के साथ आपने एंगल निकाला तो फॉर्मूला बी से स्टार्ट होगा, बी के साथ आपने एंगल निकाला तो फॉर्मूला ए से स्टार्ट होगा, यानी बी की जगह ए रखोगे, ए की जगह बी आ जाएगा। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो वेक्टर को इस लॉ के हेल्प से उनका सम निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक। अब कुछ स्पेशल केसेस ले लें। नंबर 1 कि सपोज बोथ वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्टिव हैं, तो उनके बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0, तो फिर सी बराबर कितना मिलेगा? तो सी बराबर मिलेगा a² + b² + 2ab cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो गायब हो गया। तो क्या बचेगा? a² + b² + 2ab, मतलब a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर का जब रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा a + b, यानी दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, और ये दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट इतना मिलता है, इससे ज़्यादा, इससे बड़ा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। केस 2 थीटा = 180 डिग्री। क्या कह रहे हैं? वेक्टर ए यदि राइट की तरफ जा रहा है तो वेक्टर बी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दोनों दूसरे का ठीक अपोजिट, तब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री आएगा। यानी दो अपोजिट वेक्टर का सम निकाल रहे हो आप, समझ लीजिए। तो थीटा यदि 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू होता है -1, और तब ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, मतलब a - b का स्क्वायर का रूट निकलेगा a - b। और ध्यान देना है कि दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर का सम जो है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है उनके सम और उनके डिफरेंस के बीच में कहीं होता है। ठीक है, सम से ज़्यादा नहीं हो सकता, डिफरेंस से कम नहीं हो सकता। थीटा = 90 डिग्री, मान लो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा का वैल्यू आपको यहाँ 90 रखना है, और cos 90 की वैल्यू आपको मालूम है, इट इज 0, और ये भी 0 हो गया तो क्या बचेगा? a² + b² बस। तो c इज नाउ इक्वल टू √a² + b²। तो मेरे ख्याल से ये पूरा रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ भी दो वेक्टर हो आपको इसी तरीके से जोड़ना है, सीधे सीधे सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में नहीं जोड़ना है, आपको हमेशा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमको बहुत आयत में करना पड़ता है। ठीक। तो तीसरा रूल है वेक्टर एडिशन को, उसको कहते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन, यदि हमको दो से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, आपस में जोड़ने हैं, तो क्या करो? सारे वेक्टर को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनाते चले जाओ। पहला वेक्टर ड्रॉ किया a, जहाँ फिनिश हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया b, जहाँ पर ये फिनिश हुआ वहाँ से तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया c, जहाँ ये फिनिश हुआ वहाँ से चौथा वेक्टर ड्रॉ किया d,
इस तरह से जितने वेक्टर्स हों उनको 1 बाई 1 ड्रॉ करते चले जाओ और फिर देखो कि व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। नाउ दिस वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। तो जितने वेक्टर का आपने सम निकालना है उन सारे वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में मिल गया, इतना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई इस तरह से हम ड्रॉ करते गए कहीं इंटरसेक्ट हो गए तो क्या होगा। जैसे कि ये मैंने ए ड्रॉ किया, ये मैंने बी ड्रॉ किया, ये मैंने सी ड्रॉ किया, फिर ये मैंने डी ड्रॉ किया। क्या हो गया, आपस में कट गए। तो कटने दो, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। बस कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर फिनिश हुआ उन दोनों को ज्वाइन कर दो। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स सम ऑफ ऑल योर वेक्टर्स, सम ऑफ ऑल योर वेक्टर्स इतने के बराबर होगा। इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट इतना मिलेगा और इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। इससे आप कितने भी वेक्टर दिए हों आप सबका एडिशन निकाल सकते हो। तो ये था एडिशन। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वेक्टर में वो है सबट्रैक्शन, घटाना, सबट्रैक्शन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, इनको आपस में घटाना है। तो देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस बी, यानी ए में बी को घटाने का मतलब है ए में बी के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ देना। तो बस यही करना है आपको। एक वेक्टर ए बना लिया, ये लीजिए, फिर जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से वेक्टर बी बना लिया, ये लीजिए, और फिर इस बी का नेगेटिव वेक्टर बनाया, ये बी का नेगेटिव वेक्टर आ गया, और फिर इस ए में इस बी का नेगेटिव वेक्टर को जोड़ दिया। तो दिस इज ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। और मैंने कहा ना इसमें बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड एकदम करेक्ट बनना चाहिए, डायरेक्शन एकदम करेक्ट बनना चाहिए, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी भी चूक हुई तो आपका रिजल्ट गलत हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक फार्मूला मेथड निकाला, एक फार्मूला मेथड निकाला। मान लो इसकी वैल्यू सी है, तो इस वेक्टर सी, ये जो वेक्टर सी है इसका फार्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था, प्लस 2ab cos थीटा। घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। आई बात समझ में। और फिर ए की, बी की और थीटा की वैल्यू रख करके, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी का बीच का एंगल। अब आप यहाँ से ए और बी का बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, ध्यान देना। तो मैं इस बी को पैरेलल शिफ्ट करूँगा, कहाँ, जहाँ से ए स्टार्ट हो वहीं से उसी पॉइंट पर। तो ये मेरा बी वेक्टर आ गया यहाँ पर। तो ए और बी के बीच का एंगल ये मिला, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, या थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ से निकाल सकते हो। ए को शिफ्ट कर लो, तो ए को शिफ्ट किया तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया ए को। पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो उनके बीच का एंगल ये थीटा। तो यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, कहीं से भी निकालो, थीटा आपको मालूम हो गया। ए और बी तो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आप उनका डिफरेंस सी निकाल सकते हो, ठीक। तो ये था वेक्टर, दो वेक्टर को घटाने का तरीका। वेक्टर की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी ये है कि हम उसका किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर मान लीजिए ये है इस तरफ, तो इसका थीटा डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा हमको निकालना है।
कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो याद रखना है कि किसी वेक्टर का अपने से ही थीटा एंगल बनाने वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो आता है a cos थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ a along a direction which makes the angle theta from A is a cos theta। a cos थीटा के बराबर होगा। अल्फा डायरेक्शन में निकालना है, अल्फा एंगल पे निकालना है a cos अल्फा, बीटा एंगल पे निकालना है तो a cos बीटा। कॉस में निकलेगा, याद रखना, इट इज ऑलवेज गिवन बाई कॉस या कोसाइन। तो हम किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक, कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना। ऐसा मान लो x और y दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तब कैसे निकलेगा? ठीक है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। नाउ इट इज करेक्ट। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर है a जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लो x मिला, इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लो ay मिला। तो x कितना होगा? a का थीटा एंगल पर कंपोनेंट कितना हो गया? a cos थीटा बाय अप्लाइंग दिस रूल। तो ay कितना होगा? ay कितना होगा? a का कितना एंगल बना रहा है ये? तो ये एंगल मिल जाएगा आपको 90 माइनस थीटा। तो a का 90 माइनस थीटा एंगल पर कितना हो जाएगा? a cos 90 माइनस थीटा। याद रखना कि सब कंपोनेंट में cos ही आता है, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जाता है? a sin थीटा। तो a का यदि हमने a का थीटा एंगल पर कंपोनेंट a cos थीटा और फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट a sin थीटा मिलता है, राइट। तो इस तरह से आप दो कंपोनेंट निकाल सकते हो। और जैसे आपने दो कंपोनेंट निकाल लिए तो अब इस वेक्टर को भूल जाओ, इसकी जगह ये दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ये मान के चलो। और इन दोनों का वही इफेक्ट होगा जो इस अकेले वेक्टर का होता था। और इसलिए जब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप निकाल लेते हो तो फिर ओरिजिनल वेक्टर को भूल जाओ, वो है ही नहीं, उसकी जगह में आपके दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये मान के चलना है। अब ये जो वेक्टर a है ये बराबर दी जाती है axi प्लस ayj। वेक्टर a किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। कैसे जुड़ेगा? एक i डायरेक्शन में एक j डायरेक्शन, दोनों को जोड़ना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड को ऐसा भी लिखते हैं, मालूम है ना, या a एरो साइन हटा दो तो भी मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और यदि कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया है, ij के फॉर्म में दिया है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये थीटा कैसे निकलेगा? तो टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा यानी क्या किया आपने? दोनों को डिवाइड किया, a और a कट गया, क्या बचा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा ने टेन थीटा बराबर कितना होगा? ay बाई एक्स। यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। याद रखना थीटा क्या है? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ द वेक्टर, कि आपके वेक्टर ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया वो आपका थीटा है। आई बात समझिए? तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, आपको डायरेक्शन मिल गया, माने आपको अपने वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक, ये तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट हुए। हमको तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट दिया जा सकता है, यानी एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो इफ a is given by axi plus ayj plus azk, तो फिर a का मैग्नीट्यूड आपको वैसे मिलेगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर।
2 कंपोनेंट है तो दोनों का स्क्वायर का सम, 3 कंपोनेंट है तो दोनों के स्क्वायर का सम का रूट आपको अपना वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो ये था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये एक्स है वाई है और ये आपका वेक्टर है, मान लो वही वेक्टर है ए और एंगल इधर से दे दिया थीटा और कहता है कि इसके दोनों कंपोनेंट बताओ। तो ध्यान रखना कि अब इधर कंपोनेंट एक्स मिला, इधर कंपोनेंट ए वाई मिला। ए वाई क्या बना रहा है, ए के साथ थीटा एंगल, तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। जिधर एंगल बनता है उधर का कंपोनेंट कॉस से देंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट साइन से आएगा, ठीक। तो कुछ बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट कॉस से आता है, वाई कंपोनेंट साइन से आता है, ये याद कर लिया बस। और यहाँ पर देखा तो एक्स कंपोनेंट कॉस से आता है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा लिख दिया, वाई कंपोनेंट साइन से आता है, ए साइन थीटा लिख दिया, सब गलत। आपको याद कैसे करना है कि जिधर एंगल आता है, जिधर एंगल बना होता है उधर का कॉस से आता है और उसके दूसरा वाला परपेंडिकुलर वाला साइन से आता है। तो यहाँ देख रहे हो कि एक्स कंपोनेंट साइन से आ गया, वाई कंपोनेंट कॉस से आ गया। हाँ, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा या मैग्नीट्यूड होगा आप वैसे ही निकालोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट। ओके, तो ये हुआ कंपोनेंट। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो ये 2 तरह का होता है। एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए हमने डॉट सिंबल लिया हुआ है। तो क्या होता है, ए डॉट बी, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर मिलता है ए बी कॉस थीटा। क्या है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और दोनों बीच एंगल कितना, थीटा। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है इतना होगा। याद रखना कि इस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट होगा ये स्केलर होगा। राइट हैंड साइड स्केलर है, इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए इस रूल के अकॉर्डिंगली आई डॉट आई क्या हो जाएगा, तो 1, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों एक ही वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन के, तो थीटा 0 है और कॉस 0 1 होता है, तो आई डॉट आई बराबर 1 मिलेगा। जे डॉट जे ये भी 1 होगा, के डॉट के ये भी 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे क्या होगा, तो आई तो 1 हो गया, जे भी 1 हो गया, लेकिन ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, तो दोनों बीच के एंगल थीटा तो 90 हुआ और ये थीटा 90 हुआ तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो 0 मिलेगा। जे डॉट के क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। के डॉट आई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक, 0 मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल देखो, के डॉट बी बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, और इस बी ए कॉस थीटा को मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। भाई 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात है कि ये 6 ही आएगा इतना। और ए बी कॉस थीटा क्या हुआ, ए डॉट बी। यानी यहाँ पर आप सीक्वेंस बदल सकते हो, ए को पहले रखो या बी को पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस आप बदल सकते हो, ठीक है। अब मान लो 2 वेक्टर हमको दिए हुए हैं, वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a डॉट बी कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होगा, तो देख रहे हो कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है और 2 डिफरेंट वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं, पहला वेक्टर ले लिया और डॉट दूसरा वेक्टर ले लो, ये लीजिए, राइट।
अब यहाँ से एक टर्म लीजिए, बारी बारी से सबसे गुणा कीजिए, फिर दूसरा लीजिए, बारी बारी से सबसे गुणा कीजिए, तीसरा लीजिए, बारी बारी से सबसे गुणा कीजिए। यही तो रूल है। तो मैंने पहला टर्म लिया, बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा a1 b1, आई डॉट आई तो 1 हो गया, फिर आई डॉट जे होगा तो 0, आई डॉट के भी होगा तो 0, यानी 0 हो गया। तो क्या बचा केवल a1 b1। फिर मैंने a2 जे टर्म लिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो कौन सा बचेगा, केवल जे वाला बचेगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। तो क्या मिल गया a2 b2 और a3 b3। तो दो वेक्टर जो i के फॉर्म में दिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, इतना आएगा। अब हमको मालूम है कि a डॉट बी बराबर होता है ab cos थीटा, तो cos थीटा कितना मिलेगा a डॉट बी बाई a इंटू बी। अब a डॉट बी कितना, तो हमने कहा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। a का मैग्नीट्यूड कितना, तो हम कहते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड कितना, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। लो भाई, तो किससे क्या निकल आएगा आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा निकल गया तो वहाँ से फिर थीटा मिल जाएगा। यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कई बार मालूम करने का क्वेश्चन आता है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये इसकी वैल्यू आ गई 0, तो कॉस थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, यस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लेकिन मान लीजिए कि कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3। तो कॉस थीटा में कितने के एंगल के लिए वैल्यू 1/3 होता है हमको तो नहीं मालूम, तो थीटा कितना होगा, तो हम कहेंगे कॉस इनवर्स 1/3। कॉस को उधर ले जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। ये इनवर्स फंक्शन लिखना तो आपने सीखा ही है, उसका यूज करना है, ठीक। तो स्केलर प्रोडक्ट है, आसान है। तो अगला है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे डिफाइन होता है, तो a क्रॉस b बराबर a b साइन थीटा n कैप। अब है क्या ये सिंबल, तो a भाई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा इनके बीच का एंगल है। अब n कैप क्या है, तो n कैप है ये दोनों जिस प्लेन में हैं, a और b कहाँ हैं, हमारे बोर्ड के प्लेन में हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। n कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ a एंड b, कि a और b जिस प्लेन में है उस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। अब नॉर्मल तो दो होंगे, एक नॉर्मल इधर आएगा जैसा मैंने चौक रखा है इस तरफ, और एक नॉर्मल उधर जाएगा पीछे की तरफ। तो ये कौन सा नॉर्मल है, इधर वाला या उधर वाला, ये जानना है। तो उसके लिए आपको राइट हैंड रूल लगाना। राइट हैंड रूल, दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से मोड़ना कि वो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मुड़े। जैसे यहाँ पर ये मुड़ रहा है, ए से बी ऐसा आ जाएगा, ए से बी की तरफ रखना है अपने हाथ को, अंगूठा जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो हो जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर का है, आपकी तरफ का है। लेकिन यदि मैं बी क्रॉस ए करूँ, बी क्रॉस ए करूँ तो क्या मिलेगा, बी ए साइन थीटा। अब नॉर्मल किधर आएगा, तो बी पहले आएगा, ए बाद में आया, ठीक है ना। तो बी से ए की तरफ मोड़ना होगा, ऐसा बी से ए की तरफ मोड़ना होगा, तो ऐसा मुड़ेगा मेरा हाथ, बी से ए की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर ऐसा, तो इधर आ रहा था अंगूठा। अब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो अंगूठा उधर जा रहा है पीछे। तो इधर वाला यदि प्लस एन कैप था तो उधर वाला क्या होगा, माइनस एन कैप। तो थीटा यहाँ पर क्या जाएगा, एन की जगह माइनस एन कैप, यानी माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि माइनस ए क्रॉस बी। और इसे ध्यान देना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
मतलब इस प्रोडक्ट में आप वेक्टर का सीक्वेंस नहीं बदल सकते। यदि आपने सीक्वेंस बदल दिया तो सब गलत हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक, तो सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, विच वन इज टेकन फर्स्ट एंड विच वन इज टेकन सेकेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब जरा IJK में देखें भला क्या होगा। तो I क्रॉस I क्रॉस I का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले I का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच के एंगल 0, तो 0 हो गया, साइन 0 0 होता है तो 0। ऐसे आपको मिलेगा J क्रॉस J, ऐसे मिलेगा K क्रॉस K। तो यहाँ पर सिमिलर वेक्टर का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन I क्रॉस J I एक्स एक्सिस में, J वाई एक्सिस में, और उन दोनों के परपेंडिकुलर Z एक्सिस में। तो Z एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, K। A की जगह I रखा, I का मैग्नीट्यूड रखा 1 हो गया, B की जगह J का मैग्नीट्यूड रखा 1 हो गया, थीटा की जगह दोनों बीच के एंगल 90 रखा और साइन 90 भी 1 हो गया, और n कैप यानी नॉर्मल की डायरेक्शन, तो नॉर्मल किधर है, Z की तरफ, और Z की तरफ के यूनिट वेक्टर को किससे दिखाते हैं, K से। तो I क्रॉस J कितना मिलेगा, K, लेकिन J क्रॉस I कितना मिलेगा, क्रम बदल गया, सीक्वेंस बदल गया, तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस K। फिर J क्रॉस K इक्वल टू I, लेकिन K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I, एंड K क्रॉस I इक्वल टू J, लेकिन I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J। ठीक, मतलब ये सीक्वेंस याद रखोगे कि I के बाद यदि J आ रहा है, J के बाद यदि K आ रहा है, K के बाद यदि I आ रहा है ना, I J K ऐसा, तो ये सारे का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। I के बाद J आया तो पॉजिटिव, J के बाद K आया तो पॉजिटिव, K के बाद I आया तो पॉजिटिव। लेकिन यदि उल्टा हो गया, I के बाद K, K के बाद J, J के बाद I, तो इन सबका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, निगेटिव। तो हमने निगेटिव साइन रखना है। अब प्रोडक्ट में याद रखोगे कि कोई भी दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होता है, बस प्लस या माइनस आप यहां से निकाल लो, तो आपको अपना प्रोडक्ट निकल आएगा, आपको अपना प्रोडक्ट निकल आएगा। और इन्हीं सारे रूल्स को यूज करते हुए अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे वो देखें। तो A क्रॉस B बराबर A1I A2J प्लस A3K, ये वेक्टर मान लो इतना है, क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये दूसरा है। अब एक लो, यहाँ से बारी बारी से सबसे गुणा करो, ये सब रूल ध्यान में रखते हुए कि दूसरा लो गुणा करो, तीसरा लो गुणा करो, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट में किया। कैसे किया, डिटर्मिनेंट मेथड से। पहला IJK लिख लो, पहला रो IJK, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3, और फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट B1 B2 B3, ये लो। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इतने के बराबर मिलेगा। कैसे, जब हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व किया, पहले रो से सॉल्व करना, IJK से सॉल्व करना है। I ये रखा, ठीक, पॉजिटिव रखना पहले वाले को। अब देखो I से जाने वाला रो छोड़ दो, या ये पूरा रो छूट जाएगा। I से जाने वाला कॉलम छोड़ दो, ये कॉलम भी छूट गया, तो इतना बचेगा 4। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, पहले लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो हमने क्या मिला, A2 B3, और फिर राइट से भी क्या हो जाएगा, A3 B2, और इनको घटा देना है। लेकिन याद रखना, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट। तो ये I के लिए हो गया। अब दूसरे में आते हैं, इसके सामने माइनस साइन लगाना, -J, ठीक है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव चलता है। तो पहला पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव,
माइनस जे। अब जे से जाने वाला रो छोड़ देना और जे से जाने वाला कॉलम छोड़ देना, बाकी जो 4 बचे उनको वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो क्या आ गया, A1B3 माइनस A3B2 सॉरी B1 हो गया। और फिर आखिरी टर्म के, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव के से जाने वाला रो छूटा कॉलम छूटा, तो बाकी जो बचा उनको ऐसे ही क्रॉस करना है, A1B2 माइनस A2B1। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इतना होगा। पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। इनसे डिटर्मिनेंट बनाना, डिटर्मिनेंट का पहला रो IJ के, दूसरा रो पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तीसरा रो दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, और जो मेथड अभी मैंने आपको समझाया उस मेथड से इसको सॉल्व कर देना, तो आपको अपने दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बच्चों जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेक्टर था, इनको बार बार सुनिए। कुछ बच्चे एक बार 2 बार सुन करके सब समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं, तो इसको बार बार सुनिए। जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, आप इस वीडियो को सुनते रहें। कुछ बातें आपको नोट करने लायक हैं तो इसको नोट भी कर लें, वीडियो पॉज कर करके नोट कर लें जो जो मेन पॉइंट्स हैं, तो बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको देखना है। नीट के बच्चों को एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ कि बच्चों साइन ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं, जितने वैल्यूज हैं, अपने कॉपी में उसको नोट करके रखो। क्योंकि हम आपसे पूछते हैं cos 120 की वैल्यू कितनी, तो आप मुंह देखने लगते हैं, याद नहीं रहता है। तो हमारा मुंह मत देखो, आप अपनी कॉपी देखो, कॉपी में नोट करके रखो। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज, साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। अलजेब्रा के सारे फार्मूले, डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे फार्मूले, इंटीग्रल कैलकुलस के सारे फार्मूले, ये जितने फार्मूले हैं आप अपने कॉपी के पहले पन्ने में ही लोड करके रख लो, पहले पन्ने में नोट करके रख लो, ठीक है। और जितने फिजिक्स के कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू कहाँ मिलेगा, NCERT की जो बुक है, आपका CBSE का जो बुक है फिजिक्स का सेकेंड पार्ट देखना 11th का, वहाँ पर आपको सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं, वो सारे कांस्टेंट की लिस्ट बनी हुई है, उसको अपने कॉपी में उतार लो। और जब ये सारे इन पन्नों को तुम जब साल भर देखते रहोगे, पलट पलट कर देखते रहोगे, ये सारी बातें, सारे कंटेंट आपको याद हो जाएंगे। आपको जरा भी एफर्ट नहीं लगाना है, जरा भी प्रयास नहीं करना है। हाँ, लेकिन शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। सारे फॉर्मूले, सारे वैल्यूज, ये सब आपको कॉपी के पहले पन्ने में नोट कर लेना है। यानी कि आपने अपने एग्ज़ाम को फेस करने की तैयारी यहाँ से शुरू करना है फॉर फिजिक्स। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू साल भर याद नहीं कर पाते आप, होता ही नहीं। तो रट करके कोई चीज़ याद नहीं किया जा सकता, उनको यूज करके याद किया जा सकता है। तो आप इनको बार बार यूज करोगे प्रॉब्लम बनाते समय, उस पन्ने को बार बार पलट के देखोगे, तो वो सारे पन्ने में जो कुछ तुमने लिखा है वो धीरे धीरे एग्जाम आते आते तक आप सबको याद हो जाएगा। एफर्टलेस काम है, बिना किसी मेहनत के होने वाला काम है। बस एक बार मेहनत करनी होगी, वो सारा लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बना के रखिए और फिर मेरे साथ साल भर तक चलिएगा, ठीक है। मेरे साथ साल भर तक चलिएगा, आपको मैं पूरी फिजिक्स की तैयारी करा दूंगा, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जल्दी से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चों आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।